नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो देखिए, इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग इंडियन पॉलिटी की जो एम लक्ष्मीकांत की किताब है उसको शुरू कर रहे हैं। सो अगर आपको इंडियन पॉलिटी समझना हो किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपको इंडियन पॉलिटी समझनी है तो आपको एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है उसको आपको स्टडी करना होगा। आप जिससे भी पूछेंगे कि इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करने के लिए मुझे कौन सी जो किताब है वो लेनी चाहिए, सो सभी आपको एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है वही सजेस्ट करेंगे। जो ये किताब है ये आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हो। देखिए, जब भी आप इस वीडियो को देखने बैठिएगा, अपने सामने जो ये किताब है ये खोल के बैठिएगा, क्योंकि जो भी मैं आपको समझाऊंगी वो आप अच्छे से बुक के साथ रिलेट कर पाओगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला हम बोल सकते हैं कि चैप्टर है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इस चैप्टर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है 1773 से लेकर 1858 तक, और उसका दूसरा भाग है 1858 से लेकर 1947 तक। सो आज के इस वीडियो में हम 1773 से लेकर 1858 तक की जो स्टोरी है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ बोला हुआ है कि भारत में जो ब्रिटिशर थे 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आए थे, और क्या करने के लिए आए थे? व्यापार। 1600 में महारानी एलिजाबेथ जो प्रथम थी, उन्होंने एक चार्टर के द्वारा भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो चार्टर होता है उसका मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हम किसी संस्था या जो कंपनी है उसको ये अधिकार प्राप्त होते हैं कि वो दूसरे देश में जाके व्यापार कर सकते हैं। सो जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी उनको इस चार्टर के द्वारा भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला था। अब जो कंपनी है वो भारत में आ गई, अब वो भारत में आके व्यापार करने लग गई है। अब जो कंपनी है 1765 में व्यापार के साथ साथ जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनके दीवानी अधिकार इसको प्राप्त होने लग गए। दीवानी अधिकार का मतलब होता है कि अब ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा से क्या लेना शुरू करेगी? ये लेना शुरू करेगी टैक्स। अब ये भारत में आ गई, सबसे पहले व्यापार करना शुरू कर दिया। उसके बाद अब ये 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा से अब ये जो टैक्स है वो भी वसूलना शुरू कर देगी। इसके बाद भारत में उसके जो क्षेत्र शक्ति है अब वो भी शुरू हो गई है। मतलब जो ये सबसे पहले व्यापार करने आई, उसके बाद ये अब टैक्स लेना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे करके भारत के जितने भी क्षेत्र हैं उनके ऊपर अब जो अपनी शक्ति है वो दिखाना शुरू कर देगी। उसके बाद 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ। उसके बाद ब्रिटिश शासन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया। मतलब 1858 के सिपाही विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश शासन था उसने क्या किया? भारत का जो शासन है उसका जो उत्तरदायित्व है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने हाथों में ले ली। उसके बाद क्या हुआ कि जब स्वतंत्रता मिलने के साथ ही जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, हमारा भारत आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 तक हमारा भारत आज़ाद हो गया। उसके बाद हमारे भारत में ऐसा महसूस होने लगा कि भारत में भी खुद का एक संविधान होना चाहिए, जिससे कि भारत में खुद के जो रूल्स हैं वो बना सके, जो नियम हैं, जो कानून हैं वो बनाकर उनको लागू कर सके, उनको फॉलो कर सके। और इस बात पर अमल लाने के लिए 1946 में एक संविधान सभा का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था, एक गठन किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान अस्तित्व में आया। मतलब ये संविधान लागू हो गया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था को यहाँ की जो अनेक विशेषताएं थी
वो कहाँ से ग्रहण की गई थी? वो कही गई थी ब्रिटिश शासन से, जिससे हमारे जो भारत है उसमें भी बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो आने लग गई थी। जो हमारा राजतंत्र है उस पर बहुत बड़ा इसका जो गहरा असर है वो दिखने लगा था। इन बातों को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है यहाँ पर कंपनी का शासन, जो हुआ था 1773 से लेकर 1858 तक, और दूसरा है हमारा सम्राट का शासन, जो हुआ था 1858 से 1947 तक। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको 1773 से लेके 1858 तक की जो कहानी है वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें कितने एक्ट आए थे, हम आज उन सभी एक्टों के बारे में धीरे धीरे करके हम बात करेंगे। हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो क्या था। देखिए, भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आती है व्यापार करने के लिए। वो कंपनी आकर भारत में बोलती है कि मैं भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए आई हूँ। लेकिन उस कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे करके भारत पर राज करना शुरू कर दिया, भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे कंपनी ने भारत के लोगों पर शासन भी करना शुरू कर दिया और यहाँ के लोगों से जो टैक्स है वो भी वसूलना शुरू कर दिया। अब कंपनी अपना काम छोड़कर, अपना व्यापार छोड़कर अब वो क्या करने लग गई है, शासन करने लग गई है, राज करने लग गई है, और यहाँ पर के जो लोग हैं उनसे जो भी टैक्स हैं वो वसूलने लग गई है। यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो जमीनें हैं वो हड़पने लग गई हैं। इससे क्या हुआ, इससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत ज्यादा डूबती जा रही थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जो इंग्लैंड था, जो इंग्लैंड की सरकार थी, उन्होंने कहा हमें इस कंपनी पर अब थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, अब ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ये कंपनी धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा डूबती जा रही है, बहुत ज्यादा इस पर कर्ज हो गया है, अब हमें इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसलिए जो ये कंपनी थी इस पर नियंत्रण करने के लिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये लाया गया था। सो आपको ये अब समझ आ गया होगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था। वो इसीलिए ही आया था ताकि इस कंपनी पर नियंत्रण किया जा सके, उस पर एक तरफ से दबाव बनाया जा सके। सो देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या बोलता है। जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। उसके बाद क्या बोलता है कि जो ये कंपनी है ये पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। मतलब कि यहाँ पे जो अब प्रशासन होगा, जो भी ये राजनीतिक कार्य होंगे, उनका सबसे पहला ये कदम था। और भारत में जो केंद्रीय प्रशासन है उसकी भी नींव रखी गई थी, ठीक है। तो ये वहां पर बोला गया था। अब उसके बाद क्या बोला गया है, इसकी विशेषताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो पद है वो नाम दिया गया। ऐसे जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके द्वारा क्या हुआ, जो मद्रास था, जो बंबई था, उनके जो गवर्नर थे और जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनके अधीन आ गए। मतलब कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अधीन कौन आया था, मद्रास, और जो बंबई का गवर्नर था। 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई थी, जिनमें जो मुख्य न्यायाधीश थे उसके तहत जो कंपनी की जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार लेने से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था कि अब से कोई भी जो एम्प्लॉई है वो अपना खुद का व्यापार नहीं करेगा और भारत के लोगों से रिश्वत भी नहीं लेगा। ये सब बातें की गई। सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो ये एक्ट आया था, ये सिर्फ इसलिए आया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक तरह से नियंत्रण किया जा सके, उसको सही रास्ता दिखाया जा सके, क्योंकि वो जो कंपनी है वो भारत में आकर भटक गई थी। भटक कैसे गई थी, लोगों से जो टैक्स है वो इकट्ठा करी थी, लोगों की जो भूमि है उन पर मतलब उनको हड़प रही थी, और साथ ही साथ जो भारत के लोग हैं भारत पर वो शासन कर रही थी। और ये सब
अपना जो काम है, अपना जो व्यापार है, उसको छोड़ने के बाद ये दूसरे कामों में लग गई थी। सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एक तरह से सही रास्ते पर लाने के लिए जो इंग्लैंड है, उन्होंने 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आई थी। उसके बाद हम बात करते हैं 1781 का संशोधन अधिनियम। 1781 का संशोधन अधिनियम ये क्यों लाया गया था, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, वो ब्रिटिश संसद ने बनाया था। क्यों बनाया था? ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरफ से नियंत्रण में रखा जा सके और भारत में जो न्याय है वो लेके आए जा सके। लेकिन इसके लागू होने के बाद ही कुछ परेशानियां आने लग गई थी। अब जो परेशानियां हैं वो कैसी थी, ये समझो। जो सुप्रीम कोर्ट है और जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, उनमें आपस में क्या होने लगे थे? झगड़े। जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि मेरे पास शक्ति ज्यादा है, जो गवर्नर जनरल है वो कहता है मेरे पास शक्ति ज्यादा है। इसलिए इन दोनों के बीच में आपस में झगड़े होने लगे थे। अब जो कोर्ट है वो इतना, मतलब जो इंग्लैंड है, उन्होंने कोर्ट को इतना ज्यादा अधिकार दे दिया था कि जो कंपनी है उनके जो भी कामकाज है उसमें वो दखल अंदाजी करने लगी थी, जिसके कारण जो अधिकारी थे वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगे थे। दूसरा कारण। और तीसरा कारण क्या था कि जो कोर्ट है उसके हस्तक्षेप से जो टैक्स वसूलने का जो काम था ना, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगी थी। सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 1773 का जो एक्ट था उसको सही तरह से चलाने के लिए और जो वहां पे जो झगड़े परेशानियां बहुत ज्यादा होने लगी थी उसको एक तरह से कंट्रोल में करने के लिए 1781 का संशोधन एक्ट जो है वो लाया गया था 1773 के एक्ट को सुधारने के लिए। सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं। देखो, अब जो एक्ट आया था इसमें क्या क्या किए गए। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो अधिकार हैं अब वो सीमित कर दिए गए। मतलब अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो अभी काम है वो अब उसको दे दिए गए कि आप इतना ही काम करोगे, इससे ज्यादा आप नहीं करोगे। आप किसी के बीच में जाके जो हाथ पैर नहीं मारोगे। आपका जो काम है सिर्फ आपको इतना ही काम करना है जो उनको दिया गया। जो कोर्ट का अधिकार है अब केवल जो कलकत्ता के अंग्रेज नागरिक हैं और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं उन तक ही रहेगा। मतलब जो कोर्ट है अब केवल जो कलकत्ता के नागरिक हैं और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं, इनके बीच में जो भी मतलब जो फैसला लिया जाएगा वो सिर्फ इन दोनों के बीच में लिया जाएगा। आप और किसी के बीच में नहीं आओगे। उसके बाद आम भारतीयों पर जो कोर्ट का सीधा अधिकार नहीं होगा। जो भी आम भारतीय होंगे उन पर कोर्ट का सीधा अधिकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद कहा गया कि जो भूमि टैक्स है, जो लगान है, जितनी भी तरह के जो हम जो टैक्स इकट्ठा करते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी नहीं करेगा। ये काम जो कंपनी है और जो वहाँ के गवर्नर जनरल है वही संभालेंगे। ये बात बोली गई। आगे कहा गया कि अगर कोई अधिकारी अपने जो सरकारी काम है उसको निभा रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वो नहीं चलेगा। ये इसलिए किया गया कि जो अफसर हैं अब वो बिना डर के अपना जो काम है वो कर सकेंगे। उसके बाद कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है और उसकी जो परिषद है उसके जो भी फैसले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें चुनौती नहीं दे सकेगा। ये सब बातें बोली गई। इसके कुछ महत्व भी थे। महत्व ये बोल सकते हैं कि जो कोर्ट और कंपनी है उनके बीच का जो झगड़ा है वो खत्म हो गया। जो प्रशासन है उसमें एक तरह से स्थिरता सी आ गई थी और जो ब्रिटिश शासन है वो बहुत ज़्यादा भारत में आके मजबूत हो गया। 1781 का ये एक्ट बोलता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 1781 का संशोधन अधिनियम क्या था। अभी वैसे मैंने आपको बता दिया, मोटा मोटा अच्छे से समझा दिया है। एक बार हम यहाँ भी देख लेते हैं। देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट की जो भी कमियां थी, जो 1773 जो एक्ट की जो कमियां थी उसको ठीक करने के लिए ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये 1781 लाया गया था, जिससे हम क्या बोलते हैं, बंदोबस्त कानून के नाम से भी हम जानते हैं इसको। इसकी विशेषताएं क्या थी? देखो, इस कानून में राशन संबंधी जो भी मामले हैं और राज्य वसूली से जुड़े जितने भी मामले हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के बाहर होंगे। अब वो सर्वोच्च न्यायालय उनको नहीं संभालेगा,
उनके बीच में जो भी दखल अंदाजी है वो अब नहीं करेगा। इस कानून के द्वारा जो कोलकाता के सभी निवासी हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार हैं उसके क्षेत्र के अंतर्गत किए गए। अभी मैंने आपको बताया कि जो कोलकाता के निवासी हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं सिर्फ उनका फैसला करने के लिए ही सर्वोच्च न्यायालय है, अदरवाइज वो किसी भी और किसी मामले में नहीं आएंगे। सो ये था हमारा 1781 का संशोधन एक्ट। ये जो आपका एक्ट है ये दिया हुआ है आपका बुक के अकॉर्डिंग। वैसे जो मैंने आपको समझाया है वो अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर दिया है कि 1781 का संशोधन एक्ट क्या बोलता है। अब हम आगे बात करते हैं 1774 का जो पीटर्स इंडिया एक्ट है ये क्या कहता है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखो, ये जो कानून था ये ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का जो कंट्रोल है वो और ज़्यादा बढ़ाना। वैसे तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत पर अपना कंट्रोल जो ब्रिटिश सरकार है वो कर ही रही थी, लेकिन अब और ज़्यादा इस जो ब्रिटिश सरकार है उसका और ज़्यादा भारत पर दबाव देने के लिए, भारत पर जो कंट्रोल करने के लिए, इसलिए 1784 का जो पीटर्स इंडिया एक्ट है वो लाया गया था। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुत ज़्यादा जो हम एक टाइप से बोल सकते हैं कि ताकतवर होती जा रही थी और अपने फैसले हैं वो खुद ले रही थी। इससे क्या हो रहा था, जो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो गलत शासन है वो ज़्यादा बढ़ रहा था। इसलिए जो ब्रिटिश सरकार है उसने कंपनी पर एक तरफ से कंट्रोल करने के लिए ये कानून लेके आए थे कि हम इस कंपनी पर और ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। इसके जो मेन मोटिव है वो क्या थे कि अब जो भारत है उससे जुड़े जितने भी राजनीतिक और सैन्य फैसले हैं वो अब कौन लेगा, वो लेगा ब्रिटिश सरकार। ठीक है। और इसके बाद जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसकी स्थापना की गई थी। एक मतलब कि नया निकाय बनाया गया था जिसे हम बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये भारत के प्रशासनिक, सेना और विदेश नीति से जितने भी जुड़े मामले हैं इनको कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ कि जो भारत का शासन है वो दो भागों में बांट दिया गया। सबसे पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा है ब्रिटिश सरकार। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है एक तो वो व्यापार को संभालेगी, दूसरा जो आर्थिक काम है उसको संभालेगी, और उसके बाद जो ये ब्रिटिश सरकार है ये राजनीतिक मामलों को संभालेगी और जितने भी सैनिक मामले हैं, सैन्य काम हैं, उनको संभालेगी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर अब दोहरी शासन प्रणाली आ गई। अब दो भागों में जो काम है वो बांट दिया गया, एक ईस्ट इंडिया कंपनी को, दूसरा जो ब्रिटिश सरकार है। अब ये आपस में इन्होंने काम बांट लिया कि आप ये काम करोगे और हम ये काम करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल है उसको अधिक अधिकार दे दिए गए। जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे अब उसके अधीन कर दिए गए। मतलब जो अब ये अपना जो ये बंगाल था अब इसके अंडर में कौन आ गए, एक तो मद्रास आ गया और दूसरा जो बॉम्बे है वो आ गया। ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 है इसने भारत में जो कंपनी के शासन को सीमित कर दिया और जो ब्रिटिश सरकार है उसको असली ताकत दे दी थी। तो हम बोल सकते हैं 1773 की जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए 1781 है। जो 1781 था जो एक्ट था उसको दूर करने के लिए 1784 का जो पीटर्स इंडिया एक्ट है वो लाया गया था। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1773 का जो पीटर्स इंडिया एक्ट है ये 1784 का जो पीटर्स इंडिया एक्ट है ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसको दूर करने के लिए, और 1781 का जो एक्ट था इसको दूर करने के लिए लाया गया था, जिसे हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि इसमें जो कंपनी है इसको राजनीतिक और जो वाणिज्यिक है उनके कामों को अलग अलग कर दिया गया। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे दोहरी शासन प्रणाली हो जाएगी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको व्यापार और आर्थिक काम दे दिए गए, जो ब्रिटिश सरकार है उसको राजनीतिक और सैन्य काम दे दिए गए। इसने निर्देशक मंडल को, जो कंपनी है उसके व्यापारिक मामलों के अधीक्षक की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए जो नियंत्रण बोर्ड है उसके नाम से
एक नई निकाय का भी गठन किया गया जिसको बोलते हैं द्वैत शासन। सो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर द्वैत शासन होगा। सबसे पहले जो काम जो काम है वो दो भागों में बांट दिए जाएंगे। जो भारत का शासन है वो दो भागों में बांट दिया जाएगा, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा ब्रिटिश सरकार। सो मैंने आपको ये वाला जो एक्ट था मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब बात करते हैं हम 1793 का चार्टर एक्ट। सॉरी, क्योंकि इससे पहले 1786 का भी एक्ट आना था। 1784 के बाद 1786 का जो एक्ट है वो आना था, वो मैं यहाँ पे नोट करना भूल गई हूँ। मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ये जो एक्ट है ये आपका एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है उसके अंदर दिया गया है, तो आप वहां से इसको रिलेट कर सकते हो। देखिए 1786 का जो एक्ट था, ये एक्ट 1784 में सुधार करने के लिए बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में अंग्रेजी शासन को और ज्यादा मजबूत करना। अब धीरे धीरे करके जो कंपनी है वो और ज्यादा एक्ट लेके आ रही, ताकि जो भारत पर और ज्यादा शासन किया जा सके और ज्यादा कंट्रोल किया जा सके। ये जो एक्ट था ये 1786 में ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया था, और उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो भारत का गवर्नर जनरल थे। मतलब जो हम बोल सकते हैं कि भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कौन था, तो हम बोल सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस था। देखो, जो इंग्लैंड की सरकार थी उसने देखा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर हैं वो आपस में एक दूसरे की नहीं मानते, वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आपस में विवाद कर रहे हैं। हम बोल सकते हैं कि हर प्रेसिडेंसी है, जैसे कि जो बंगाल है, जो मद्रास है, बॉम्बे है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। इससे भारत में अंग्रेजी शासन बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। इसलिए 1784 में जो पीटर्स इंडिया एक्ट लाया गया था, लेकिन जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उससे बहस होती जा रही थी। वहां पर जो फैसले हैं वो देरी से दे रहे थे, मतलब सही से जो डिसीजन है वो भी नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा अत्याचार होता जा रहा था। इस करके जो इंग्लैंड है उसने कहा कि हमें भारत में एक सुपर पावर अफसर चाहिए, इसलिए 1786 का उन्होंने एक्ट लेके आए थे। और ज्यादा जो ब्रिटिश सरकार है भारत पर और ज्यादा शासन और ज्यादा कंट्रोल करने के लिए लेके आए थे। ये जो एक्ट है इसके अंदर मेन मोटिव क्या था कि जो गवर्नर जनरल है उसके जो काउंसिल है अब उसकी ज्यादा नहीं चलेगी, सबसे ज्यादा चलेगी जो गवर्नर जनरल था। और जरूरत पड़ने पर वो जो फैसले है वो ले सकता है। जो काउंसिल फैसले लेती थी, अब जो गवर्नर जनरल है अगर उसको नीड पड़ती है तो वो भी फैसले ले सकता है। उसके बाद क्या बोला गया कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उसको गवर्नर जनरल प्लस जो सेना का प्रमुख है वो दोनों बना दिया गया। मद्रास जो बॉम्बे है इनको युद्ध मामले में बंगाल के अधीन कर दिया गया। मतलब जो बंगाल है वो सबसे ऊपर होगा और जो मद्रास और जो बॉम्बे है ये बंगाल के अधीन हो गए। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 1784 का जो एक्ट था उसके अंदर जो कमियां थी और जो आपस में वाद विवाद हो रहा था अफसरों के बीच, और भारत पर और ज्यादा जो शासन है वो करने के लिए 1786 का जो एक्ट है वो लेके आया गया था। अब बात करते हैं हम 1793 का जो चार्टर एक्ट है उसके बारे में। जो ये एक्ट लाया गया था इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रशासन है और जो व्यापार है उसको आगे 20 सालों के लिए जारी रखना। अब देखिए जो कंपनी है वो इतना लॉन्ग टर्म के लिए सोच रही है कि अभी तो हम फिलहाल भारत में व्यापार कर रहे हैं, लेकिन और अगले 20 वर्षों के लिए व्यापार को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। इसके मेन मोटिव भी हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि जो कंपनी है उसका जो भी चार्टर है, ठीक है, मतलब जो कंपनी है वो भारत में व्यापार करने के लिए और भी ज्यादा बढ़ावा दे रही है 20 सालों के लिए। जो गवर्नर जनरल है उसको अपने कार्यों के अंदर और ज्यादा स्वतंत्रता अधिकार दे दी गई। मतलब जो गवर्नर जो जनरल है वो अपने हिसाब से भी अपने जो डिसीजंस है वो ले सकता है अगर उसको नीड पड़ती है तो। और उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार है उसका कंपनी पर और ज्यादा कंट्रोल बढ़ गया। मतलब जो कंपनी है और ज्यादा मजबूत हो गई। भारत से जुड़े जितने भी प्रशासनिक मामले हैं वो अब कौन लेगा? वो अब सरकार का हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए जो ब्रिटिश सरकार है वो अब सारे फैसले लेगी। और
अब कंपनियों को जो टाइम के अकॉर्डिंग वेतन मिलने लगे, पहले नहीं मिलते थे। अब कंपनी ने क्या किया, अब जितने भी कर्मचारी हैं कंपनी के अंदर उनको समय पर जो सैलरी है वो देने लग गई। और जो कंपनी के अधिकारी हैं उन पर जितने भी मतलब जो प्राइवेट बिजनेस थे उनको रोकने का प्रयास किया गया। रोकने का प्रयास पहले भी किया गया था, लेकिन फिर दोबारा जो कंपनी के व्यापारी थे वो खुद का उन्होंने दोबारा से जो निजी व्यापार है वो करना शुरू कर दिया था। अब उनको दोबारा से बंद करने लगे। उसके बाद जो स्टडी का काम है, जो प्रेस का काम है, ठीक है, उस पर भी अलग अलग तरह से जो एक्ट हैं वो बनाए गए, जो प्रावधान है वो लेके आए गए। अब हम कह सकते हैं कि जो ये मतलब एक्ट लाया गया था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को और 20 वर्षों तक आगे चलाने के लिए लाया गया था। इसका अगर हम कहें तो मेन मोटिव क्या था, देखो, जो ब्रिटिश सरकार थी, मतलब भारत पर और ज़्यादा मतलब जो कंट्रोल है, जो मजबूती है वो बनाने के लिए लाया गया था। जो कंपनी थी वो धीरे धीरे व्यापारिक संस्था से एक शासक संस्था बनती जा रही थी, मतलब एक बहुत ज़्यादा सफल संस्था बनती जा रही थी। भारत में जो केंद्रीकृत जो भी प्रशासन है उसकी नींव रखी जा रही थी, और ये बहुत ज़्यादा जो कंपनी है, जो जो ब्रिटिश सरकार है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी। हम यह बोल सकते हैं कि जो ये कंपनी है और ज़्यादा भारत पर शासन करने के लिए चार्टर कानून है ये लाया गया था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के सरकारों के ऊपर अधिक कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। इसने भारत पर व्यापारिक अधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। इसने यह भी व्यवस्था की कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से भुगतान किया जाए। वही मैंने अब आपको बताया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उनको अब टाइम से वेतन दिया जाने लगा। और कहाँ से वेतन देते थे, भारतीय राजस्व से। खुद का पैसा नहीं यूज करना, मतलब जो भारत का जो पैसा इकट्ठा हुआ है वहीं से ही अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो ब्रिटिशर लोग थे, भारत के राजस्व से पैसा देना, लेकिन खुद की जेब से खुद मतलब कुछ भी नहीं निकालते थे वो लोग। इसके बाद हम बात करते हैं 1813 का चार्टर का। 1813 का जो भी ये कानून आया था, अब ये क्या बोलता है ये देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने के लिए कानून लाया गया था। ठीक है, अब कंपनी क्या कर रही है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका भारत के साथ व्यापार है वो खत्म कर रही है। अब वो चीन के साथ व्यापार और जो चाय का व्यापार है उनका जो एकाधिकार है वो बना रही है। अब कंपनी सोच रही है हम जो चीन के साथ व्यापार करेंगे, और क्योंकि देखो अब भारत को इन्होंने बिल्कुल ज़्यादा खोखला कर दिया था। भारत में अब कोई भी ऐसा मतलब जमीन है जो कहते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया थी। अब जो अंग्रेज लोग थे वो भारत को इतना लूट कर खा गए थे कि भारत में अब कुछ नहीं बचा था। भारत के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा मजबूर लाचार हो गए थे। अब जो ब्रिटिश सरकार है उनको ही भारत के लोगों को पालना पड़ रहा था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि भारत के साथ व्यापार को अब हम समाप्त करते हैं। अब हम चीन के साथ व्यापार करना शुरू करते हैं चाय का। उसके बाद इन्होंने सोचा कि पहली बार जो ब्रिटिश संसद है उसने स्पष्ट रूप से बोल दिया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में ब्रिटिशरों की ओर से शासन करे। ये देखिए, पहले तो वो बोलती थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कर्मचारी हैं वो अपना मतलब खुद का काम नहीं करेगी, वो सिर्फ व्यापार पर ध्यान देगी। अभी खुद ही बोलते जा रहे हैं कि भारत पर अब जिन्होंने मतलब निजी नियंत्रण रखना है वो रख सकते हैं, भारत पर जिन्होंने खुद का व्यापार करना है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद भारत में जो ईसाई थे, जो भी मिशनरी थे, उन और जो प्रचार देने का भी उनको बोल दिया गया। मतलब जो भी ईसाई मिशनरी भारत में आना चाहते हैं, यहाँ पर जो प्रचार करना चाहते हैं वो आकर ही कर सकते हैं। उन्होंने पहले उन पर रोक लगा रखी थी। अब कहते हैं कि जो ईसाई मिशनरी यहाँ आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं भारत में आकर, वो भी प्रचार कर सकते हैं। मतलब ताकि वो यहाँ पर आकर लोगों को थोड़े से मोटिव करें, थोड़ा सा लोगों पर मतलब दबाव दें, उनको समझाएं, जिससे कि वो और ज़्यादा काम कर सकें। उसके बाद जो भारत की जो भी शिक्षा थी, हर वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उन्होंने प्रावधान किया। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत पर क्यों पैसे लगा रही है, क्यों नहीं पता है भारत में अब भारत में कुछ भी नहीं रहा, हम भारत को बिल्कुल लूट कर खा गए हैं। अब भारत पर जो पैसा है वो लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें कि जैसे मान लो एक ज़मीन है,
हम उस पर खेती करके, हमने वो जो भी हमें वहाँ से खेती करने के बाद जो भी हमें मिला वो हमने बेच दिया, और हम वहाँ से जो पैसे इकट्ठा हुआ हमने वो इकट्ठा कर लिया। उसके बाद अब उस जो ज़मीन है उस पर दोबारा काम करना है। उस पर दोबारा काम करने के लिए अब उस किसान को पता है कि सबसे पहले हमें ज़मीन पर काम करना पड़ेगा, ज़मीन को जोतना पड़ेगा अच्छे से। मतलब उसमें जो भी खाद वगैरह, बीज वगैरह जो डालने हैं वो अच्छी क्वालिटी के लाएंगे, ज़मीन को पहले अच्छे से रसाएंगे, उसके बाद ही फसल अच्छी होगी ना। वैसे ही अब जो ब्रिटिश सरकार थी उसको लग रहा था कि भारत में अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए भारत में अब शिक्षा लाई जाएगी, भारत में अब जो ईसाई मिशनरियों का जो प्रचार है वो किया जाएगा, भारत में पैसा लगाया जाएगा ताकि भारत दोबारा से उठे और हम दोबारा भारत को लूटे। उनका ये काम था। साहित्य विज्ञान, जो भारत में जो ज्ञान है अब उसका प्रसार किया जाएगा, और ये जो प्रावधान है ये आगे चलकर आधुनिक शिक्षा की नींव बनेगा, उनका ये मेन मोटिव था। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ व्यापार कर सकती थी और कोई नहीं आ सकता था। अब उन्होंने हर जो ब्रिटिश व्यापारी है सबके लिए दरवाजे खोल दिए कि भारत में आकर व्यापार कर सकते हैं, अपना खुद का व्यापार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार करने में अपने जो अधिकार है वो जारी कर लिया कि हम तो अब चाय का व्यापार करेंगे, अब तो हम चीन के साथ ही व्यापार करेंगे। इस कानून ने ईसाई मिशनरी को भारत में आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी कि भारत में आकर लोगों को थोड़ा सा प्रचार करो, ताकि मोटिवेशन करो, वो उन्हें ज्ञान दो यहाँ पे आके, ये सब बोला गया। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर जो टैक्स लगाने के लिए अधिकृत किया, और जो टैक्स भुगतान है वो नहीं करने पर दंड किया। देखो कितना ज्यादा भारत के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास सबसे पहले तो जो भारत के जो स्थानीय लोग हैं, जो भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनसे आप जो टैक्स है वो वसूलो। अगर कोई व्यक्ति जो टैक्स नहीं देता है उन पर अत्याचार करो, उनको दंड दो। अब मेरी बात सुनो, जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान छत नहीं है, कमाने के लिए कोई साधन नहीं है, वो व्यक्ति आपको कहाँ से टैक्स देगा? लेकिन नहीं, ये जो भी इंग्लैंड के लोग थे, जो ब्रिटिशर थे, ये इतने ज़्यादा, मतलब वो ये नहीं सोच रहे थे कि भी भारत के लोग इतने ज़्यादा गरीब है, वो कहाँ से पैसा देंगे। नहीं, उनको हम सजा देंगे लेकिन उनसे हम जो टैक्स है वो वसूलेंगे। इनको तो सिर्फ इतना ही करना आता था। चलो अब हम आगे देखते हैं चार्टर एक्ट। इसमें क्या बोला गया, देखिए मैं आपको पहले समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ बताऊंगी। ये जो एक्ट आया था इसको हम सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। ये शायद आपकी जो किताब है उसमें नहीं दिया होगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आप बोल सकते हैं इसे सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्ट ब्रिटिश भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो कानून है वो माना जाता है। इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सारा व्यापार है वो खत्म कर दिया गया। क्यों? मैंने आपको बताया था अब भारत में ऐसा कुछ बचा नहीं था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में व्यापार को खत्म करती जा रही थी। अब जो कंपनी है वो सिर्फ ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत पर शासन करेगी। अब वो व्यापार नहीं करेंगे, अब सिर्फ शासन करेंगे लोगों पर, लोगों से टैक्स वसूलेंगे, लोगों पर शासन करेंगे, ये सब चीज़ें उनको आती थी। उसके बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिन लॉर्ड विलियम बेंटिन थे, उनको भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। इससे क्या हुआ कि पूरे भारत पर ही अधिकारियों का नियंत्रण हो गया। अब सबको अधिकार दे दिए गए कि जब जब आपको जरूरत पड़ेगी आप तब तब अपने फैसले खुद ले सकते हो। अब पूरे भारत के लिए जो कानून है वो गवर्नर जनरल की जो परिषद है वो बनाने लगी थी। जो बम्बई है, मद्रास है, उसके जो कानून है उनकी जो शक्ति है वो भी छीन ली गई। मतलब जो ये कानून बनाते थे, जो बम्बई जो मद्रास है, उनसे भी उनकी शक्तियां छीन ली गई कि अब आप कानून नहीं बना सकते। सो यहाँ पर आप देख सकते हो
कि इस एक्ट के अंदर क्या हुआ कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें क्या हुआ सभी नागरिक और सैनिक शक्तियां शामिल थी। इस प्रकार इस एक्ट ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश जो था वो कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर जो पूरा कंट्रोल है वो करना था। और लॉर्ड विलियम जो बेंटिन है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थी, आपको पता ही है। इसलिए मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर हैं उनको विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। मैंने अभी आपको बताया कि मद्रास और बम्बई से उनकी सारी शक्तियां छीन ली गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी व्यापारी निकाय के रूप में जो की जाने वाली गतिविधियां थी उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है व्यापार नहीं करेगी, अब शासन करेगी सिर्फ। 1833 का जो चार्टर एक्ट है ये 19 सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास था। इसके अंदर इन्होंने ये भी किया था कि अब ये सिविल सेवक की जो परीक्षा है अब वो भी करवाएंगे, ठीक है। लेकिन जो परीक्षा है ये सिर्फ इंग्लैंड में होती थी और जिससे भारत के लोगों को इसका अवसर ही नहीं मिल पाता था। भारत के लोगों को सिविल सेवक बनने का मौका ही नहीं मिल पाता था। ये परीक्षा इंग्लैंड में करवाई जाती थी और जो ये परीक्षा होती थी इसके अंदर ये ब्रिटिशर लोग ही बैठ पाते थे। उसके बाद हम बात करते हैं 1853 का जो चार्टर एक्ट था, ये क्या बोलता है अब ये देखते हैं। ये जो एक्ट था ये ईस्ट इंडिया कंपनी का आखिरी एक्ट था, आखिरी जो हम बोल सकते हैं चार्टर एक्ट था। जो कंपनी है उसको भारत पर शासन करने के लिए जो हम बोल सकते हैं कि समय सीमा है जो कि टाइम पीरियड होता है वो तय ही नहीं था। वो जितने मर्जी शासन वो जब मर्जी तक चाहे भारत पर शासन कर सकती थी। जो कंपनी है वो अब केवल प्रशासन चलाने वाली संस्था रह गई। अब वो यहाँ पर व्यापार नहीं करती थी, अब वो भारत के लोगों पर शासन करती थी। जो गवर्नर जनरल है उसकी परिषद में एक नया कानून सदस्य जोड़ दिया गया था और जो पहली बार भान बनाने और शासन चलाने का जो काम है वो अलग अलग कर दिया गया। वो काम सबके बीच अलग अलग बांट दिया गया। भारतीय सिविल सेवा के लिए जो परीक्षा है वो शुरू कर दी गई। जो सिविल सेवक हैं वो परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, इसलिए भारत के लोगों को बहुत कम मौका मिल पाता था, मैंने अभी आपको बताया। सो इस एक्ट में क्या बताया गया है कि 1793 से लेकर 1853 के दौरान ब्रिटिश शासन के द्वारा जो ये चार्टर एक्ट है इसको पारित किया गया और ये अंतिम अधिनियम था जो ब्रिटिश एक्ट है उसका। और संवैधानिक विकास की दृष्टि से अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था ये। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। अब इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल है उसकी परिषद को और जो प्रशासनिक कार्य है उसको अलग अलग कर दिया गया। अब सभी काम अलग अलग तरह से ही होंगे। इसके तहत जो परिषद में 6 नए परिषद और भी जोड़े गए। इनके विधान परिषद इनको कहा गया। जो विधान परिषद है उसमें 6 परिषद और जोड़े गए थे। सो हम बोल सकते हैं कि जो 1853 का जो चार्टर एक्ट था ये इसलिए लाया गया था ताकि भारत पर और ज़्यादा शासन किया जा सके। भारत में जो भी अलग अलग जो काम है वो अलग अलग लोगों को बांट दिया गया। शासन कौन करेगा, जो टैक्स है वो कोई और चलाएगा, सिविल सेवक की जो परीक्षा है वो कोई और कराएगा। इन सब चीज़ों पर दबाव बढ़ाने के लिए, भारत पर और ज़्यादा शासन करने के लिए ये जो एक्ट है ये आखिरी एक्ट लाया गया था। सो गाइस, मैंने आपको 1773 से लेके 1853 के सभी एक्ट अच्छे से समझा दिए हैं, वो भी लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी की जो बुक है उसके हिसाब से। अब इस बुक के अकॉर्डिंग हम इस टॉपिक को समझते हुए चलेंगे। हर टॉपिक को जो जो टॉपिक आएगा हम उसको अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आपका जो इस बुक के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, आपको अच्छे से एक नॉलेज हो जाएगा वो। आई होप आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं गाइस। अगली वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे जो कि 1858 से लेके 1947 तक होगा। इस वीडियो में मैंने आपको 1773 से लेके 1853 तक का समझाया है। अगली वीडियो में 1858 से लेके 1947 तक की हम बात करेंगे। सो हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।
बहुत टाइम लगता है हर चीज़ को मैनेज करने में। सो प्लीज़ सपोर्ट करें, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।